नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी है और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूएसए ने, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। 1 अगस्त को लगा दिया था। उसके बाद ट्रंप ने, यानी कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि इंडिया के ऊपर एडिशनल 25% का टैरिफ लगेगा, इसलिए क्योंकि इंडिया रसिया से कच्चा तेल खरीद रहा है। और ऐसा आरोप लगाया गया है कि रसिया से लिया जाने वाला कच्चा तेल और जो इसमें पैसा लग रहा है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया पे कर रहा है रसिया को, वो पैसा यूक्रेन वॉर में यूज हो रहा है। क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि सबसे लार्जेस्ट जो एलपीजी बायर है या फिर गैस का बायर है वो यूरोप ही है, खुद यूरोप है। और साथ ही साथ चाइना भी है जो इसका सबसे लार्जेस्ट बायर है। इंडिया तो इनके दूसरे या तीसरे चौथे पोजीशन पे है। लेकिन इसके बाद भी ज़बरदस्ती यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यानी कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के ऊपर लगभग 50% का टैरिफ लगा दिया। इसके टैरिफ लगते ही इंडिया में जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की पोजीशन थोड़ा शिफ्ट हो गई, क्योंकि इंडिया पहले बैलेंस बना के चलता था। यूएस में, चाइना में और रसिया के बीच में एक बैलेंस बना के चलता था हमेशा। लेकिन यूएस के इस तरह के बिहेवियर से इंडिया को इसने बहुत ही हर्ट किया। इंडिया पहले से ही जानता है कि यूएस एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, वहीं पे रसिया एक रिलायबल पार्टनर की तरह पे पहले भी था और आज भी है। तो आज हम देखते हैं कि इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे ऊपर जो टैरिफ लगा है उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टैरिफ जो लगा है, अभी रिसेंटली एक यूएस की स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि इंडिया के ऊपर जो ये एडिशनल टैरिफ लगाया गया है, दरअसल ये टैरिफ नहीं, ये एक सैंक्शन है। सैंक्शन हमेशा अपने दुश्मन देशों के ऊपर लगाया जाता है या फिर उन देशों के ऊपर लगाया जाता है जो हमसे कम्पीट करना चाहते हैं। हमेशा यूएस इंडिया को ये कहता है कि इंडिया हमारा एक रिलायबल पार्टनर है। इंडिया को यूएस एक पार्टनर की तरह बोलता है। हम यूएस को एक एलाई कहते हैं कि हमारा सहयोगी, हमारा पार्टनर नहीं है, लेकिन यूएस इंडिया को एक पार्टनर कहता है। और पार्टनर कहते हुए भी इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाना ये कहीं से भी लॉजिकल बात नहीं है। तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो हमारे यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है, दैट इज डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने ये कहा कि इस तरह का बर्ताव परप्लेक्स है, यानी कि ये कोई मायने नहीं रखता, ये बिना लॉजिकल है, ये हमें समझ नहीं आता है। इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या कहा गया कि the US stand Trump administration framed the tariff not as नॉर्मल ट्रेड ड्यूटीज़ बट एज प्यूनिटिव एक्शन। उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर जो ट्रेड डील के लगाया गया है, हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है वो कोई टैरिफ नहीं बल्कि एक प्यूनिटिव एक्शन है, यानी कि सैंक्शन लगाया गया है, सैंक्शन इन डिस्गाइज लगाया गया हमारे ऊपर। बिकॉज इंडिया कंटिन्यू टू बाय रशियन ऑयल, हमारे ऊपर ये लगाया गया कि हम लगातार रशियन ऑयल को खरीदते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा रशियन ऑयल कुल यूरोप खरीदता है और साथ ही साथ चाइना इसका बहुत ही बड़ा बायर है। लेकिन चाइना के ऊपर इसलिए नहीं लगाने प्रतिबंध क्योंकि चाइना यूएस को रेयर अर्थ मिनरल्स भेजता है, रेयर अर्थ मिनरल्स या एलिमेंट भेजता है। लेकिन अगर जब चाइना के ऊपर यूएस ने टैरिफ लगाने की कोशिश की थी, सैंक्शन लगाने की कोशिश की थी, तो चाइना ने ये कहा कि हम भी सैंक्शन लगाएंगे कि यूएस को हम अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को नहीं बेचेंगे, जिससे यूएस घबरा गया और चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया, लेकिन इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। और ये कहा कि ये एक तरह का सैंक्शन है, यानी कि हम आपको पनिशमेंट कर रहे हैं कि आप क्यों रसिया से कच्चा तेल और एलपीजी खरीदते हैं। तो इसके रिप्लाई में हमारे देश के डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि एस जयशंकर सेड इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट बायर, इंडिया तो लार्जेस्ट बायर नहीं है जबकि चाइना सबसे लार्जेस्ट बायर है। एंड रिमाइंडेड उनको याद दिलाता है कि वर्ड दैट इंडिया आल्सो बाइज फ्रॉम द यूएस इटसेल्फ, और इंडिया सिर्फ रसिया से ऑयल नहीं खरीदता बल्कि यूएस से भी ऑयल खरीद रहा है। क्योंकि इस समय पूरे वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल है, मतलब कच्चा तेल है, उसके दाम लगातार गिर रहे हैं। तो हमें जहाँ से प्रॉफिट होता है वहाँ से खरीद लेते हैं। हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज में खरीद रहे हैं, साथ ही साथ यूएस के भी कच्चा तेल को हम खरीद रहे हैं अपने पास। तो ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं हुआ कि सिर्फ हम सिर्फ रसिया से ही खरीद रहे हैं। इंडिया फ्रेम्ड एज इट इज परप्लेक्सिंग लॉजिक, इंडिया ने कहा कि ये परप्लेक्सिंग लॉजिक है, ये बहुत ही बेतुका है, हमको ये समझ नहीं आता ये किस तरह का भेदभाव है। दिस क्रिएट्स ट्रस्ट गैप बिटवीन इंडिया एंड यूएस। इंडिया हमेशा यूएस को लेके हमेशा ट्रस्ट डेफिसिट में रहा है। इंडिया कभी भी यूएस के ऊपर इस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाया है जिस तरह से हम रसिया के ऊपर अभी तक ट्रस्ट करते आए हैं। और यूएस के इस एक्शन के बाद इंडिया का जो ट्रस्ट गैप है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। हमारे देखते हैं ट्रंप नोबेल पीस प्राइज। देखिए ट्रंप इस समय ये चाह रहे हैं कि हमको एक नोबेल पीस प्राइज मिले, मतलब ट्रंप अपने आप को एक शांति दूत की तरह अपने आप को देखना चाहते हैं। और इसके लिए ये चाह रहे हैं कि इनको पूरे दुनिया से ये
एक्सेप्टेंस मिले कि हाँ इन्होंने कई सारे वॉर को रुकवाए हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे पार्लियामेंट में एक तरह का थोड़ा डिस्प्यूट हो गया था, ये देखा गया था कि यूएस ने कहा, यानी कि ट्रंप ने ये कहा कि इंडिया ने जो अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें हमें पाकिस्तान को हमने बुरी तरीके से उनको अफेक्ट किया, उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये सीज फायर कराया गया या फिर युद्ध विराम रुकवाया गया या फिर ऑपरेशन रुकवाया गया, वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मीडिएशन से द्वारा, मतलब बीच में आके उसको नेगोशिएट करके पूरे वार को या पूरे ऑपरेशन को रुकवाते हैं। लेकिन फिर इंडिया के पार्लियामेंट में ये बात पूछा जाता है तो इंडिया के डिप्लोमेट, इंडिया के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये पूरी तरीके से डिनाई कर दिया कि इसमें यूएस का या फिर ट्रंप का कोई भी रोल नहीं है। ट्रंप का इसमें कहीं से भी रोल नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान का ये इंटरनल मैटर है और हमने अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू ऑपरेशन सिंदूर को इस समय रोका है। ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म भी नहीं हुआ, इसको बस रोका है। इस बात पे यूएस के जो ये प्रेसिडेंट है यानी कि ट्रंप, इस बात से इंडिया के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और इंडिया के ऊपर कई सारे टैरिफ और रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। ये अपने आप को इस समय चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इनको शांति दूत के रूप में देखा जाए और इनको नोबेल पीस प्राइज मिले। इसके लिए इन्होंने खुद नॉर्वे में, जहाँ पे नॉर्वे की उस एजेंसी के पास जो नोबेल पीस प्राइज के लिए सिलेक्शन करती है, उनके पास ये फोन करके कहते हैं कि तुम मुझे नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो यूएस यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी मेजर वार नहीं रुकवाई। अभी भी इजराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है, साथ ही साथ यूक्रेन रसिया का वार अभी भी कहीं भी डिसाइसिवली मोड पे नहीं आया है। यहाँ तक कि पुतिन और ट्रंप के बीच का जो अभी मीटिंग हुआ था अलास्का में, वो भी पूरी तरीके से फेल रहा है। तो ये कहीं से भी शांति दूत तो नहीं लगते, लेकिन ये इस तरह का ड्रामा है कि ये अपने आप को एक शांति दूत के रूप में चाहते हैं। जब इंडिया ने इनको मना कर दिया कि ट्रंप का कोई रोल नहीं था ऑपरेशन सिंदूर में, तो ये इंडिया के ऊपर कई सारे बदले लेने के लिए कई सारे टैरिफ लगा देते हैं। ट्रंप क्लेम्ड दैट ही मीडिएटेड ऑपरेशन सिंदूर बिटवीन इन इंडिया और पाकिस्तान, प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ एज द पीस मेकर। अपने आप को एक पीस मेकर की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। इंडिया डिनाइड एनी सच ऑफ मीडिएशन व्हिच एग्री ट्रंप दिस वाज। इंडिया ने जो भी उन्होंने कहा कि हमने लगाया है, हमने रोका है वार, इंडिया ने पूरी तरीके से इसको डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। दिस वर्सन द मूड इन द वाशिंगटन, ये वाशिंगटन का मूड खराब कर देता, मतलब यूएस का जो कैपिटल है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का, इससे उनका मूड खराब हो गया और ये इंडिया के ऊपर कई सारे बिना मतलब के टैरिफ लगा देते हैं। एंड नैरेटिव एंड इंडिया इज बीइंग अंडर ग्रेटफुल, दिस इज एड ए पॉलिटिकल लेयर एंड बिट्रेयल ऑफ इंडिया यूएस टाइज। इस तरह से ये एक तरह का धोखा देना हुआ है, एक तरह का ये धोखा देना हुआ इंडिया और यूएस के टाइज को कि अगर आपने कोई काम नहीं किया तो हम उसको ज़बरदस्ती एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इंडिया कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है, ना ही मानसिक रूप से ना ही फिजिकली। हमने जो भी गुलामी थी अब हम पूरी तरीके हटा चुके हैं। अब हम अपने आप में एक स्वतंत्र देश हैं, तो कोई दूसरा देश या फिर कोई वेस्टर्न कंट्री हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है। जो हमारे पास है, जो हमारा अपना थॉट है, हम उसके हिसाब से चलेंगे। ये चीज़ ट्रंप को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इंडिया के ऊपर कई सारे रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए। इससे ये परिणाम हुआ कि इंडिया जो पहले से ही रसिया के साथ था, बहुत ही डीपली रसिया के साथ इन्वॉल्व है, अब वो और ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रसिया और इंडिया मिलकर, रसिया ने इंडिया को समझाया और कई सारी बातें हुई। उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच में भी जो बिगड़े हुए रिश्ते थे, जो कि क्या नाम है, वहाँ पे हमारा क्लैश हुआ था चाइना के साथ लद्दाख में, तो वहाँ पे जो भी क्लैश हुआ था उसके बाद जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम आई थी, धीरे धीरे अब उनको भी रिजॉल्व किया जा रहा है। अभी रिसेंटली ऐसा देखा गया था कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया आए थे, इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं, इंडिया के हमारे जो राष्ट्रपति हैं, सॉरी हमारे जो विदेश मंत्री हैं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल है, उनसे मिलते हैं, कई सारी बातचीत होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं। और इसके मिलने के बाद तुरंत हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर तुरंत यूएसएसआर जो कि इस समय रसिया है उसके पास जाते हैं और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर व्लादिमीर पुतिन है, उनसे डॉक्टर एस जयशंकर मिलते हैं, उनकी अपनी मीटिंग होती है और कई सारी बातें शेयर की जाती है। क्योंकि ऐसा एंटिसिपेट है कि अगले साल या हो सकता है इस साल के लास्ट में पुतिन इंडिया को विजिट करें, तो उसमें क्या बातें होंगी, क्या डील किए जाएंगे, क्या जैसे कि इंडिया अभी इस समय 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदना चाहता है ताकि हम एशिया में पावर बैलेंस को क्रिएट कर सकें, पावर बैलेंस हमारी तरफ शिफ्ट हो। इसके लिए हो सकता है कि इंडिया रसिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट, जिसे हम Su-57 के नाम से भी जानते हैं, उसको खरीदने या फिर उस पर कोई विचार किया जाए, या फिर सुखोई 30 MKI का जो प्रोडक्शन हम इंडिया में कहते हैं उसको बढ़ाया जा सके, हो सकता है इंजन की बात की जाए। तो ऐसे कई सारे मुद्दों के लिए तुरंत एस जयशंकर वहाँ पे जाते हैं, जो कि कुछ ऐसा क्रिएट करता है, कुछ सस्पेंस क्रिएट करता है कि इंडिया रसिया चाइना मिलकर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जो कि इस समय कोई नहीं जानता, कुछ ना कुछ इसमें किया जा रहा है।
With the US taking a tough line, India seeks Moscow and Beijing as the fallback partner. US का ये जो बिट्रेयर है, ये धोखा है, ये हमें बीजिंग और मॉस्को के करीब और लेकर चला गया। रसिया इज ऑलरेडी इंडियाज डिफेंस एंड एनर्जी लाइफलाइन। जो रसिया है इस समय इंडिया का एनर्जी और डिफेंस लाइफलाइन है, क्योंकि हमें जो भी मैक्सिमम हमारे जो हथियार है, जो हमारे वेपन्स है, यहाँ तक कि हमारे बंदूक AK-47 जो AK-207 AK-207 जो कि रसियन मेड है, ये इस समय हमारे देश के उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाया जा रहा है। तो इंडिया के जो मैक्सिमम डिफेंस वेपन्स है वो रसिया से इंस्पायर है या फिर रसियन है। साथ ही साथ एनर्जी सप्लाई के मामले में इस समय हम सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं किसी देश से, तो हम रसिया से खरीद रहे हैं। तो एनर्जी के मामले में भी रसिया हमारा बहुत ही बड़ा समझिए लाइफ लाइन है। साथ ही साथ चाइना इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जो चाइना है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हम चाइना के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट और हमारे पास जो डिस्प्यूट है इस समय वो चाइना के साथ हमारे पास बॉर्डर डिस्प्यूट है। वैसे देखा जाए तो इंडिया और चाइना का सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्प्यूट है, वो है बॉर्डर का डिस्प्यूट। अगर इंडिया चाइना अपना ये डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इंडिया और चाइना की बाउंड्री पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी किसी टाइप की दुश्मनी फिर नहीं रह जाएगी, क्योंकि चाइना फिर एग्रेशन नहीं करेगा हमारी टेरिटरी में और हम अपनी टेरिटरी से उनको जाने देंगे। मतलब कि जो भी व्यापार होगा फिर इतना ज़्यादा फ्लुएंटली हो पाएगा कि अभी जो ये ट्रेड माना जाता है कि लगभग 125 से 130 बिलियन के बीच का व्यापार है, वो 200 बिलियन 250 बिलियन के पार भी जा सकता है। ये कोई एग्जरेशन नहीं है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये जा सकता है। तो अगर इंडिया और चाइना के बीच में ये बॉर्डर का डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है तो इंडिया और चाइना एक इतिहास बनाएंगे। इस बार जो 21st सेंचुरी होगा वो पूरी तरीके से एशिया का सेंचुरी होगा, ऐसा कहा जाएगा। इसी चीज़ से यूएस बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। इंडिया एंड चाइना रिजॉल्व दियर एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टेंशन, देयर विल बी फार लेस एनिमिस्टी। अगर इंडिया और चाइना अपना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर लेते हैं तो इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी कोई दुश्मनी हो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कभी भी। हाँ, हमारे बीच में ट्रेड को लेकर या फिर हमारे बीच में इकोनॉमी को लेकर एक स्ट्रगल लगे कि हम आपसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो एक पॉजिटिव वे में होगा, निगेटिव वे में नहीं होगा। तो ये एक तरह का पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, लेकिन अभी जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। साथ ही साथ देखते हैं आरआईसी के बारे में। अब यहाँ पे एक नई बात शुरू हो गई है आरआईसी की। आरआईसी का जो फुल फॉर्म है रसिया, इंडिया, चाइना। दरअसल 1990 में जो उस समय के तत्कालीन जो ये समय रसिया है वो उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। तो यूएसएसआर के उस समय के जो पीएम थे ये वहाँ से यूएसएसआर के पीएम थे, इनका नाम था प्रिमाकोव जो थे, येवेजिनी प्रिमाकोव, ये उस समय यूएसएसआर के प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने इंडिया और रसिया और चाइना का एक समिट क्रिएट किया, समझिए कि एक ग्रुप क्रिएट किया, एशिया में एक पावरफुल ग्रुप क्रिएट किया जिसका नाम है आरआईसी। तब से लेकर अब तक लगभग इसके 20 मीटिंग शेड्यूल किए जा चुके थे, लेकिन जब हमारा गलवान क्लैश हुआ चाइना के साथ तो हम इंडिया ने जितनी भी मीटिंग थी सारी की सारी कैंसिल कर दी और चाइना के साथ फिर कोई मीटिंग नहीं की। और ये कहा कि अब आरआईसी की मीटिंग तभी पॉसिबल है जब बॉर्डर का डिस्प्यूट पूरी तरीके से सॉल्व हो या उसके ऊपर कोई एक निष्कर्ष निकले। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि चाइना रेडी है इंडिया के साथ अपना बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत सालों बाद लगभग गलवान क्लैश के बाद पहली बार एनएसए लेवल की हमारी एक मीटिंग हुआ करती थी चाइना के साथ। तो अब फिर से इस मीटिंग को रिज्यूम कर दिया गया है, फिर से इस मीटिंग को शुरू कर दिया जा चुका है। तो इस तरह से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट शुरू आता है और ऐसा कहा जाता है कि आरआईसी जो कि बहुत ही सालों से डोरमेंट था, बहुत ही सालों से सुसुप्त था, अब फिर से एक बार एक्टिव हो चुका है। अगर ये पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है तो पूरे विश्व में, मतलब पूरे अर्थ पे आरआईसी से पावरफुल दूसरा कोई ग्रुप बनेगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया, चाइना और रसिया मिलके ना कि एशिया का बहुत ही बड़ा पार्ट कवर करते हैं बल्कि एक बड़ी आबादी को भी कवर करते हैं। साथ ही साथ ये तीनों मिलके एक बड़ी इकोनॉमी को भी अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं। साथ ही साथ रसिया, इंडिया, चाइना बहुत ही बड़े मिलिट्री पावर भी हैं। चाहे रसिया का आप देख सकते हैं कि उसका लैंड कितना ज़्यादा है। रसिया और इंडिया इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा किंग माना जाता है। इंडिया का जो फायर पावर है, इंडिया के आर्मी, इंडियन नेवी, इंडिया के डिफेंस फोर्सेज बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, और साथ ही साथ चाइना के। तो अगर ये तीनों मिलकर आते हैं तो इनसे पावरफुल ग्रुप कोई कभी बन ही नहीं पाएगा पूरे एशिया में, जो कि पूरा यूएसए या फिर पूरा वेस्टर्न कंट्री मिलकर इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है, उससे डरा हुआ है। आगे देखते हैं स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। अब हमारे साथ क्या हो रहा है कि आरआईसी कैन सर्व एज द
मल्टीपोलर ब्लॉक। RIC अगर बनता है तो पूरे दुनिया में सिर्फ एक नहीं मल्टीपोलर ब्लॉक बन जाएंगे, जैसे कि यूएस से, जैसे कि G20 कंट्रीज, G7 कंट्रीज, इस तरह के ये लोग एक पोलर वर्ड बनाते हैं कि G20 मतलब ऐसे ऐसे 20 नेशन जो बहुत ही डेवलप नेशन है, बहुत ही डेमोक्रेटिक नेशन है, वो एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जो कि पूरे विश्व के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन अगर RIC और ब्रिक्स जैसे ग्रुप, RIC और ब्रिक्स जैसे ग्रुप एक साथ फॉर्म रहते हैं तो पूरे दुनिया में एक मल्टीपोलर ब्लॉक बन जाएगा। रिड्यूसिंग यूएस प्रेशर, पूरी दुनिया से ऊपर या फिर हमारे ऊपर यूएस का प्रेशर नहीं रह जाएगा, यूएस के डॉलर का प्रेशर नहीं रह जाएगा, बाय क्रिएटिंग अल्टरनेटिव डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक चैनल। दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में, क्योंकि इंडिया रसिया से सबसे ज़्यादा एनर्जी खरीदता है तो उसके लिए हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। रसिया सप्लाइज एनर्जी, इंडिया एंड चाइना आर मेजर कंज्यूमर्स। इंडिया और चाइना क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा रखते हैं तो एनर्जी का कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। टुगेदर दे कैन स्टेबलाइज ऑयल प्राइसिंग आउटसाइड वेस्टर्न कंट्रोल। अगर इंडिया और चाइना चाहे तो पूरे दुनिया की जो ऑयल प्राइसिंग है, यानी कि ऑयल का जो सप्लाई है, वो अकेले उसके प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लगभग इंडिया और चाइना मिलके 2 से 2.5 बिलियन डॉलर, 2.5 बिलियन की आबादी रखते हैं। तो 2.5 बिलियन की आबादी के द्वारा पूरे तरीके से क्रूड ऑयल के सप्लाई को के चैनल को कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है ट्रेड एंड इकोनॉमी। इंडिया, चाइना, रसिया मिलकर एक बहुत ही बड़ा ट्रेड डील करके बहुत ही मतलब समझिए कि पूरे विश्व में इनसे बढ़िया और इससे पावरफुल ट्रेड इकोनॉमी या फिर ट्रेड ग्रुप नहीं बन पाएगा अगर ये मिल गया, क्योंकि इंडिया चाइना खुद अपने आप में एक बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, साथ ही साथ रसिया एक यूरेशियन होगा। तो यानी कि इंडिया सिर्फ एशिया का नहीं बल्कि यूरेशियन बन जाएगा। RIC टुगेदर नियरली 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन क्रिएट करता है। RIC सिर्फ मिलकर लगभग दुनिया का 40% आबादी कंट्रोल करता है। ह्यूज कंज्यूमर्स हैं इसमें, लेबर बेस की कमी नहीं है, इंडिया और चाइना के बाद बहुत ही ज़्यादा लेबर फोर्स है। एंड कैन डेवलप नॉन डॉलर ट्रेड सिस्टम। और इंडिया, रसिया और चाइना क्योंकि एक सीध में है, अपने साथ मिलकर एक नई करेंसी के साथ ये एक डॉलरलेस यानी कि बिना डॉलर के भी ट्रेड डील कर सकते हैं। अभी आप समझिए कि इंडिया पूरे दुनिया में लगभग 80 से 85% जो भी व्यापार होता है वो डॉलर के थ्रू होता है। तो अगर इंडिया, रसिया, चाइना फिर से एक ग्रुप बना के आ जाते हैं और इसमें ब्रिक्स कंट्रीज भी इसका सपोर्ट कर देती हैं, तो हम एक नॉन डॉलर ट्रेड सिस्टम को बना सकते हैं। और यानी कि हम कह सकते हैं कि हम एक ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा समझिए कि थ्रेट हो जाएगा यूएस के लिए, यूएस डॉलर के लिए। यूएस डॉलर की जो भी इस समय वैल्यू है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, यूएस की हेजिमनी खत्म हो जाएगी। जियोपॉलिटिकल लेवरेज, इससे हमें जियोपॉलिटिकल स्तर पे क्या लेवरेज मिलेगा, क्या एडवांटेज मिलेगा फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या होगा, RIC गिव्स स्ट्रेटेजिक बैकअप अगेंस्ट यूएस का हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया को यूएस कंट्रोल करता है। कहीं ना कहीं यूएस को सबकी बात माननी पड़ती है। अगर यूएस की बात नहीं मानेंगे तो यूएस अपनी किसी दूसरी तरीके से अपनी बात मनवाएगा या हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। जैसे कि इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना रहेगा तो ये जाके पाकिस्तान को कुछ पैसा दे देगा कि टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए या फिर टेररिस्ट से लड़ने के लिए दे रहे हैं, या फिर इंडिया में स्लीपर सेल एक्टिव कर देगा, इंडिया के साइंटिस्ट को पकड़ेगा, या फिर अपने एजेंसी CIA के द्वारा बहुत ही ज़्यादा हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो इससे ये होगा RIC के फॉर्म होने से कि हमें यूएस का कोई थ्रेट नहीं रह जाएगा। फॉर रसिया के लिए क्या होगा कि बोथ एशियन जाइंट इंगेज विथ मॉस्को। इंडिया मतलब एशिया के 2 सबसे बड़े जाइंट, एक इंडिया और एक चाइना, दोनों रसिया के साथ आ जाएंगे। तो रसिया के लिए इससे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट या अपॉर्चुनिटी क्या होगा, कोई नहीं होगा। और चाइना के लिए क्या होगा, रिड्यूस आइसोलेशन एंड बिल्ड लेजिटिमेसी अगेंस्ट वेस्ट। क्या होगा कि इस समय चाइना को पूरी कंट्री चाहे इस समय इंडिया के साथ साथ पूरा वेस्टर्न नेशन चाइना को आइसोलेट करना चाहता है, लेकिन अगर RIC बन गया तो फिर चाइना कभी आइसोलेट हो ही नहीं पाएगा। चाइना के पास इंडिया का और रसिया का मार्केट हो जाएगा और इस तरह से चाइना कभी भी वेस्ट के अंडर आके, वेस्ट के प्रेशर में आके, यूएस के प्रेशर में आके फिर से वो आइसोलेट नहीं होगा। तो मतलब RIC का बनना तीनों कंट्री के लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाएगा। तीसरा पीस पॉसिबिलिटी में क्या होगा, इंडिया चाइना कैन सेटल बॉर्डर। इंडिया चाइना अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल कर पाएंगे। एनिमिस्टी फॉल्स ड्रास्टिकली। अगर इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट पूरी तरीके से खत्म हो गया तो इंडिया चाइना के बीच में जो भी दुश्मनी है लगभग एकदम से गिर जाएगी नीचे। मतलब इंडिया चाइना के बीच में कोई दुश्मनी बचेगा नहीं। हाँ, इंडिया चाइना से अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यही प्रॉब्लम होगा जब चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा किसी फोरम पे, बस इसी में हमको प्रॉब्लम होगा और चाइना से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वैसे भी पाकिस्तान अब उस लेवल पे नहीं है कि इंडिया को किसी तरीके से हर्ट कर पाए, तो हमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। रसिया कैन प्ले मीडिएटर। कोई भी प्रॉब्लम अगर इंडिया चाइना में होता है तो रसिया आके उसमें मीडिएट कर देगा। इट इज इन्फ्लुएंस ऑन बोथ। दिस वुड फ्री इंडिया हैंड टू फोकस ऑन ग्रोथ एंड रीजनल इन्फ्लुएंस रेदर देन कांस्टेंट मिलिट्री स्टैंड ऑफ। तो इस समय हमेशा हमारे दिमाग में लगा रहता है कि हमें पाकिस्तान से लड़ना है, हमें चाइना से लड़ना
है, हो सकता है 2 फ्रंट वार और 2.5 फ्रंट का वार कभी भी इंडिया के ऊपर छिड़ सकता है। लेकिन अगर RIC का बन जाएगा और इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है तो इंडिया पूरी तरीके से फ्री हैंड हो जाएगा कि अब वो अपने स्ट्रेंथ पे, अपने ग्रोथ पे और अपने इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दे, और इंडिया के पास मिलिट्री स्टैंड ऑफ के लिए कोई भी ऑप्शन बचेगा ही नहीं, इंडिया पूरी तरीके से फ्री हैंड हो जाएगा। तो RIC के फॉर्म होने से बहुत ही बड़ा फायदा होगा इंडिया को, रसिया को और चाइना को, तीनों को, और ये वेस्टर्न कंट्री को और US कंट्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। तीसरा चीज और देखते हैं इसके आगे, बिगर पिक्चर। अब बिगर पिक्चर में क्या होता है, US टैरिफ पुश फैक्टर इंडिया फेस बिट्रेल, क्योंकि US ने इंडिया के ऊपर लगा दिया एक टैरिफ, इसलिए लगाया कि क्योंकि इंडिया प्रेशर में आ जाएगा और फिर इंडिया रसिया से कहेगा कि आप वार को पूरी तरीके से रोक दीजिए, यानी कि यूक्रेन वार को रोकिए। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया और इंडिया US के प्रेशर के आगे आके झुका भी नहीं, क्योंकि इंडिया का इतिहास रहा है, इंडिया कभी भी किसी दूसरे देश के आगे नहीं झुका। हमने 1974 में अपना न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया, 1998 में हमने फिर से टेस्ट किया। उस समय इंडिया के ऊपर इतने ज़्यादा टैरिफ लगे थे कि ट्रंप के आते आते मतलब 2024 तक उस टैरिफ को धीरे धीरे हटाया गया था। मतलब इतने साल लग गए उस टैरिफ को हटाने के लिए, और तब भी इंडिया लगातार ग्रोथ करता रहा। इंडिया पूरे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन बना है। तो इंडिया US के टैरिफ से लड़ना पहले से भी जानता है। तो इंडिया के ऊपर वैसे देखा जाए तो कभी भी कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया अपने आप में ही खुद का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। पूरी दुनिया इंडिया के मार्केट से हमेशा अट्रैक्ट रहती है। अगर US हमसे नहीं ट्रेड करता है तो एक हमें थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन हमारे पास मार्केट का एक्सेस बहुत है। लेकिन US को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि तो फिर इंडिया के मार्केट का एक्सेस चाइना गेन करेंगे या फिर कोई अदर कंट्री गेन करेगा, जो कि US के लिए बहुत ही ज़्यादा नाइटमेयर होगा, समझ लीजिए। RIC रिवाइवल, RIC का फिर एक रिवाइवल होगा। जो RIC अभी तक डोरमेंट था वो RIC फिर से रिवाइव हो जाएगा। पुल फैक्टर प्रोवाइड्स इंडिया विथ यूरेशियन अल्टरनेटिव। अब इंडिया के पास एक यूरेशियन अल्टरनेटिव होगा कि इंडिया के पास रसिया और चाइना है, तो इंडिया को कोई भी प्रॉब्लम होगा हम मिलकर इसको सॉल्व कर लेंगे। इन इंडिया चाइना पैच थिंग्स अप, RIC कुड रीशेप एशियाज बैलेंस ऑफ पावर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम US डोमिनेंस। तो जैसे ही RIC बनेगा पूरा दुनिया का जो पावर सेंटर होगा वो एशिया में आके शिफ्ट हो जाएगा, जो कि पूरे दुनिया से US का, जिसे US को कहा जाता है सुपर पावर ऑफ US, ये पूरी तरीके से इसका पावर धराशायित हो जाएगा, पूरे तरीके से गिर जाएगा। ये इतना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा RIC के बनने से। तो हम लास्ट में देखते हैं कि RIC इज सिग्निफिकेंट नाउ बिकॉज इट ऑफर इंडिया ए स्ट्रेटेजिक एज। तो जैसे ही RIC का फॉर्मेशन होता है इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एज मिल जाएगा। इंडिया पूरे विश्व स्तर पर एक अलग ही भूमिका में आ जाएगा, एक अलग इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। अभी तक इंडिया इतना शांत रहता था, जैसे ही RIC का फॉर्मेशन हुआ और प्रॉपर फॉर्मेशन हुआ, फिर आप देखेंगे इंडिया की एक नई तस्वीर पूरे दुनिया में उभर कर आएगी, जो कि किसी ने भी अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इंडिया इस तरह से बन के उभरेगा। साथ ही साथ देखते हैं, इफ इंडिया एंड चाइना रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट RIC कुड बिकम ए यूरेशियन पावर हाउस। जैसे ही इंडिया और चाइना अपना बॉर्डर डिस्प्यूट मतलब सॉल्व कर लेते हैं, जो RIC है वो RIC यूरेशियन का मतलब यूरोप का और एशिया का, मतलब यूरोप और एशिया मिलकर क्या बनाते हैं, यूरेशिया बनाते हैं, और रसिया एक यूरेशियन कंट्री है। तो यूरेशियन का पावर हाउस बन जाएगा, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों का पावर हाउस हो जाएगा ये RIC। काउंटर बैलेंसिंग US प्रेशर एंड सैंक्शन, क्योंकि US पूरे दुनिया में अपने मिलिट्री बेस बना के रखा है, हर जगह पे US प्रेजेंस है। तो इस तरह से हम US के सैंक्शन, US हमारे ऊपर कोई भी सैंक्शन लगाएगा हमारे ऊपर कोई उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर दुनिया का हर एक कंट्री चाहेगा कि हम RIC के साथ व्यापार करें। तो US कितना भी हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा US को ही घाटा होगा इससे। एंड स्ट्रेंथनिंग मल्टीपोलैरिटी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और पूरे दुनिया के पॉलिटिक्स में मल्टीपोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि किसी भी एक ग्रुप का द्वारा डोमिनेशन खत्म हो जाएगा, कोई भी एक ग्रुप डोमिनेट नहीं कर पाएगा, उसके लिए मल्टीपल ग्रुप आके फॉर्म हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये सारा एनालिसिस समझ में आया कि US के द्वारा इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाना, सैंक्शन लगाना कैसे US को प्रभावित करता है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। इंडिया के पीछे टैरिफ लगाना अपना ट्रंप का अपना एक समझिए कि उनका एक मोटिव है, एक पीस मेकर के रूप में निकल के आना, पूरी दुनिया के लिए एक पीस मेकर बन के आना। वो अपने आप को चाहते हैं कि क्योंकि इसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अगली बार US के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ पे नियम होता है कि 2 ही बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो अपने आप को ऐसे हीरो शो करें पूरी दुनिया में और US में, और इसके लिए उन्होंने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, उससे RIC का फॉर्मेशन हुआ। तो अब आपको समझ में आया होगा कि RIC क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों पूरी दुनिया चाहती है कि RIC कभी फॉर्म हो ही ना, इसीलिए इंडिया चाइना के बीच में हमेशा डिस्प्यूट बनाए रखती हैं, क्रिएट किए रहते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारा एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।